नमस्कार, मैं हूं मनोज्ञा लोईवाल। एक्सरे रिपोर्ट के इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। आज विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पाकिस्तान की पोल खोली। एससीओ समिट के बैकड्रॉप में कहा, एक देश नहीं चाहता आतंकवाद पर कोई भी बात हो। अब बात आतंकवाद की चली है तो पहलगाम हमले के बाद ऑपरेशन सिंदूर को लेकर एक एक्सक्लूसिव जानकारी भी सामने आई है। ये ऐसी खबर है जिसे सुनकर शहबाज शरीफ और पाकिस्तान के फील्ड मार्शल मुनीर साहब के होश उड़ जाएंगे। और हाँ, वो याद है ना, पाकिस्तान को शर्म है कि आती नहीं। एनडीटीवी पर ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट है जिसमें आपको वो सारी बातें पता चलेंगी जो अब तक आपने नहीं सुनी है। देखिए ये रिपोर्ट। वो बटन दब जाता तो पाकिस्तान का नामो निशान मिट जाता। वो ऑर्डर आ जाता तो कराची दुनिया के नक्शे से मिट जाता। वो ग्रीन सिग्नल आ जाता तो जिन्नापुर का जनाजा उठ जाता। एनडीटीवी पर ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ा अब तक का सबसे एक्सक्लूसिव खुलासा। हिंद की सेना के पराक्रम, हिंद की सेना के शौर्य, हिंद की सेना के संयम और सटीकता का प्रमाण है ऑपरेशन सिंदूर। आतंक परस्त पाकिस्तान को करारी शिकस्त का सबूत है ऑपरेशन सिंदूर। उत्तरी अरब सागर, लोकेशन कराची बंदरगाह। पाकिस्तान पर अटैक को तैयार थी नेवी। ऑपरेशन सिंदूर में इंडियन नेवी फुल एक्टिव थी। पाकिस्तान पर अटैक के टारगेट सेट थे। पाकिस्तान को घर में घुसकर कहां और कैसे मारना है, भारतीय नौसेना के जंगी बेड़ों के पास टारगेट की पूरी लिस्ट थी। टारगेट लॉक हो चुके थे। ब्रह्मोस मिसाइलें रेडी थीं। क्लब सीरीज की महाविनाशक मिसाइलें भी तैयार थीं। रडार पर पाकिस्तान था। इंडियन नेवी के फ्रिगेट टारगेट फिक्स कर चुके थे। लेकिन ऐन वक्त पर अटैक का ऑर्डर रोक दिया गया। अगर यह हमला होता तो भारत पाकिस्तान के बीच सैन्य तनाव और बढ़ सकता था। एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में एनडीटीवी को पता चला है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय नौसेना के फ्रिगेट्स और डिस्ट्रॉयर्स को हॉट स्टैंड बाय पे रखा गया था। उनको अपना टारगेट पैकेजेस दिया गया था। हमें यह पता चला है कि उन टारगेट पैकेजेस में कराची हार्बर में तैनात पाकिस्तान नेवी के जहाज, उनके डिस्ट्रॉयर्स, उनके फ्रिगेट्स और उनके सबमरीन्स जो थे, उनको शायद भारतीय नौसेना टारगेट करती। ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी एक और अहम जानकारी एनडीटीवी के हाथ लगी। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान की नौसेना के जंगी जहाज बंदरगाह पर ही रहे, वो बाहर नहीं निकले। भारतीय नौसेना को अगर आदेश मिलता
तो पड़ोसी मुल्क के कई जहाजों को बंदरगाह में ही डुबोया जा सकता था। भारतीय नौसेना के जहाजों पर पाकिस्तानी नेवी से बेहतर हथियार हैं। उत्तरी अरब सागर में भारत का दबदबा INS विक्रांत विमान वाहक युद्धपोत की वजह से था। इस पर MiG-29 के लड़ाकू विमान भी थे। इसने पाकिस्तान के दक्षिणी तट के ऊपर हवाई क्षेत्र पर नियंत्रण रखा। समंदर की लहरों पर ही पाकिस्तान की कब्र नहीं खोदी जाती, बल्कि इंडियन नेवी को लैंड टारगेट भी दिए गए थे। यानी जल और जमीन दोनों पर पाकिस्तान को धुआं करने की तैयारी थी। इसके अलावा लैंड टारगेट्स भी भारतीय नौसेना के फ्रिगेट्स और डिस्ट्रॉयर्स को दिया गया था। और अगर भारतीय नौसेना को ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इस्तेमाल किया जाता तो उन टारगेट्स को भी भारतीय फ्रिगेट्स और डिस्ट्रॉयर्स हिट करते। NDTV को यह भी पता चला है कि भारत और पाकिस्तान के बीच सैन्य संघर्ष खत्म होने के कुछ दिनों बाद पाकिस्तानी नौसेना के एक RAS-72C ईगल विमान को INS विक्रांत वॉर ग्रुप्स के जरिए ट्रैक किया गया था। ये एयरक्राफ्ट ATR-72 टर्बो प्रॉप विमान का समुद्री गश्ती वर्जन था। इसे भारत और पाकिस्तान के बीच जंग खत्म होने के कुछ दिनों बाद ट्रैक किया गया था। पाकिस्तान का अकेला निगरानी विमान जो बाहर निकला था, उसे MiG-29K ने ट्रैक किया और उसे वापस लौटने के लिए मजबूर किया था। इसके अलावा हमें ये भी पता चला है कि ऑपरेशन सिंदूर के मिलिट्री एक्शन के कुछ दिनों बाद पाकिस्तान नेवी का एक विमान, एक ATR विमान जो एंटी सबमरीन रोल में तैनात होता है, डिप्लॉय किया जाता है, उसको इंटरसेप्ट किया गया। मतलब भारतीय नौसेना के INS विक्रांत विमान वाहक पोत से एक MiG-29K लड़ाकू विमान उस पाकिस्तानी वायुसेना का, पाकिस्तानी नौसेना का मैरीटाइम रिकॉनेसेंस एयरक्राफ्ट के काफी पास पहुंचा, फॉर्मेट किया और इसके तुरंत बाद ये पाकिस्तानी नौसेना का इस विमान वापस चला गया। तो हमें इन खबरों से पता चलता है कि भारतीय नौसेना एकदम तैयार थे। यानी इंडियन नेवी को अटैक का ऑर्डर मिल जाता तो पाकिस्तान मिट्टी में मिल जाता। पहलगाम का जवाब मिल चुका है। आगे ऐसा किया तो वजूद बचाने का संकट खड़ा हो जाएगा। देखिए, ऑपरेशन सिंदूर तो एक दहशतवाद की जो कार्रवाई थी उसके जवाब में किया गया और ये करना भी बहुत ज़रूरी था। और इससे हमने साफ ये संदेशा भेजा है कि हम इन किस्म के कार्रवाइयों को बर्दाश्त बिल्कुल नहीं करेंगे और इस किस्म की कार्रवाई हुई तो इसका जरूर जवाब मिलेगा। पाकिस्तान ने अगर पहलगाम जैसे हमले की कोशिश की तो उसे मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। ये धमकी भर नहीं है, पाकिस्तान के लिए फुल एंड फाइनल वार्निंग है। इसी का एक ट्रेलर ऑपरेशन सिंदूर था और जहां तक संयम से जवाब देने की बात है तो देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह SCO समिट में इसका उदाहरण दे चुके हैं। पहलगाम हमले का जिक्र ना होने पर ज्वाइंट स्टेटमेंट पर साइन नहीं किया, पेन तक छोड़ दिया। अब बात मिडिल ईस्ट में बारूद की, जो अभी सुलग रहा है। जंग खत्म नहीं हुई, बस चेहरा बदल गया। ईरान से सीजफायर के बाद इजराइल चुप नहीं बैठा। उसने एक बार फिर लेबनान में हिजबुल्लाह और गाजा में हमास के खिलाफ हमले शुरू कर दिए। हालांकि इन हमलों में इजराइल की बौखलाहट नजर आ रही है और वो इसलिए क्योंकि इजराइल के प्रधानमंत्री ईरान के खिलाफ जंग में अपना मकसद हासिल नहीं कर सके। नेतन्याहू को टीस क्या है, उनके टारगेट पर कौन था, सारे जवाब देखिए इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में। तेहरान को पता था, ईरानी सैन्य कमांडरों को पता था, सुप्रीम लीडर की हिफाजत में मौजूद कमांडो दस्ते को जानकारी थी। ईरान की खुफिया एजेंसियां भी हाई अलर्ट पर थीं।
जो बात 12 दिनों के युद्ध के शोर में दबी हुई थी, उसे इजराइल के रक्षा मंत्री ने पूरी दुनिया के सामने ला दिया। बता दिया कि इजराइल ईरान युद्ध में इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू का अब तक का सबसे बड़ा मिशन क्या था। बीबी की किल लिस्ट में प्राइम टारगेट कौन था। एक एक शब्द ध्यान से सुनिए। למה לא חיסלנו את חמינאי? אם הוא היה על הכוונת, היינו מורידים אותו. אם הוא היה על הכוונת, היינו מורידים אותו? זו עוד החלטה בחלב. שהתקבלה בחלב. בקבינט הישראלי? זו הייתה המדיניות. ראש ולא הממשלה, הייתה אני, הזדמנות כן, מבצעית על דעת פשוט? כולם. פשוט לא הייתה הזדמנות מבצעית? לא. לא הייתה. הוא עדיין בן מוות? עוד פעם, יש הבדל לפני הפסקת אש, אחרי הפסקת אש. בתוך המבצע היינו מורידים אותו. האיש הזה עשרות שנים... חיפשנו להוריד אותו, או שאם הוא היה נקרא... חיפשנו מאוד. האיש הזה עשרות שנים מוביל. באישור אמריקני? אנחנו לא צריכים אישור לדברים כאלה. मिडल ईस्ट में 12 दिन की जंग की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज, सबसे शॉकिंग खुलासा खुद इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर ने किया। वो भी सीक्रेट मीटिंग में नहीं, पूरी दुनिया के सामने किया। साफ साफ कहा, तेहरान में एजेंट्स को क्लियर इंस्ट्रक्शंस दी जा चुकी थी। खामेनेई नजर आते तो मारे जाते, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। गार्ड्स ने बताया, खामेनेई को मारने के लिए हर मोर्चा खोल दिया गया था, लेकिन सफलता नहीं मिल पाई। पहले दिन से कोशिश खामेनेई को मारकर ईरान को बड़ा झटका देने की थी, लेकिन खामेनेई शातिर निकले और अंडरग्राउंड बंकर में गए। अयातुल्लाह खामेनेई ने उन कमांडर से संपर्क तोड़ लिया जो मारे गए कमांडर्स की जगह नियुक्त किए गए थे। इन्हीं कमांडर्स के जरिए खामेनेई की लोकेशन के बारे में जानकारी मिलने की उम्मीद थी, लेकिन पूरी जंग में एक बार भी खामेनेई ने इनसे बात नहीं की। अब बंकर के अंदर से ईरान जीत का दम भर रहे हैं। हमारे दुश्मन हमारे मिसाइल या फिर न्यूक्लियर प्रोग्राम को खत्म नहीं करना चाहते। ये उनका मकसद नहीं है, बल्कि उनका असली इरादा था ईरान का सरेंडर। वो ईरान को झुकाना चाहते थे, लेकिन ईरान किसी के सामने सरेंडर नहीं करेगा। इजराइल उन मुल्कों में से एक है जो अपने दुश्मन को किसी भी कोने से निकालकर उसे सजा देने का दम रखता है। इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद ने ऐसे कई ऑपरेशंस को अंजाम दिया है, लेकिन इस बार ऑपरेशन खामेनेई में क्या पेच फंस गया। सूत्रों के मुताबिक 13 जून को जैसे ही ईरान के टॉप कमांडर्स के मारे जाने की खबर आई, खामेनेई ने अपनी लोकेशन बदल ली। आमतौर पर खामेनेई सेंट्रल तेहरान में बेत रहबरी नाम के सिक्योरिटी कंपाउंड में रहते हैं, लेकिन कहा गया कि वो बेत रहबरी से निकलकर पूर्वोत्तर तेहरान के लविजान इलाके में अंडरग्राउंड बंकर में छिप गए। ये एक हाई सिक्योरिटी वाला जोन है, जहां खामेनेई का बंकर जमीन के अंदर 60 फीट तक की गहराई में बना हो सकता है। कहा यह भी जा रहा है कि यहाँ किसी भी तरह के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस काम नहीं करते। इन बंकरों को परमाणु हमलों से सुरक्षित और EMP यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स प्रूफ बनाया गया है, जिसका मतलब है कि खामेनेई पर परमाणु हमलों का कोई असर नहीं होगा। शायद इसीलिए 86 साल के खामेनेई बंकर के अंदर से ही इत्मीनान से वीडियो शूट करवाते हैं और फिर उसे इजराइल और अमेरिका को चिढ़ाने के लिए रिलीज करते हैं। ईरान ने अमेरिका के मुंह पर जोरदार तमाचा मारा है, क्योंकि हमने इस इलाके में उसके सबसे बड़े सैन्य अड्डे में से एक अल उदीद एयरबेस को काफी नुकसान पहुंचाया है। 2 हफ्ते से खामेनेई बंकर के अंदर ही हैं। चारों तरफ सख्त पहरा है। उनकी सिक्योरिटी में ईरान के सबसे जाबाज जवान लगे हुए हैं। बिना उनकी इजाजत ईरान के सुप्रीम लीडर बाहर के लोगों से कांटेक्ट नहीं कर सकते। खामेनेई की सुरक्षा की जिम्मेदारी सेपाह ए वली ए अम्र के पास है। इसे सुप्रीम लीडर प्रोटेक्शन यूनिट भी कहा जाता है। इस यूनिट में करीब 12,000 बेहद कुशल और खास ट्रेनिंग वाले कमांडोज शामिल हैं। दूसरे घेरे में साइबर वॉरफेयर, काउंटर इंटेलिजेंस और आंतरिक खतरे से निपटने के एक्सपर्ट्स हैं। तीसरे घेरे में ईरान की रिवोल्यूशनरी गार्ड्स और खुफिया एजेंसियों का एक गठजोड़ है। इसके अलावा ईरान की इंटेलिजेंस मिनिस्ट्री ने पूर्वोत्तर तेहरान में कई नए चेक पॉइंट्स बना दिए हैं। खामेनेई सख्त सुरक्षा में है,
लेकिन इजराइल भी चुप बैठने वाला नहीं है। वो सही मौके का इंतजार कर रहा है। जिस दिन मौका मिला उस दिन तेहरान में मौजूद एजेंट्स नेतन्याहू की बारूदी कसम को पूरा करने में देर नहीं लगाएंगे। इजराइल और ईरान दोनों देश इस जंग में अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं, लेकिन सबसे चौंकाने वाला रुख तो अमेरिका का रहा। कुछ दिन पहले तक डोनाल्ड ट्रंप ईरान में तख्ता पलट के संकेत दे रहे थे, लेकिन अब मौजूदा लीडरशिप के साथ नई डील करने को तैयार हो गए हैं। सवाल है, क्या अमेरिका की डील के बाद ईरान अपने न्यूक्लियर बम के सपने को छोड़ देगा, अपनी राह बदल देगा? ये रिपोर्ट देखिए। ईरान और इजराइल की जंग रुकवाने के दावे के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति खुद को सीज फायर का सुप्रीम लीडर घोषित कर चुके हैं। अलग अलग देशों में घूम घूम कर जंग रुकवाने का क्रेडिट ले रहे हैं। ईरान और इजराइल की तारीफ करते हैं और फिर ईरान के साथ नई डील का आइडिया प्लॉट करते हैं। Look, we're going to talk to them next week with Iran. We may sign an agreement. I don't know. To me, I don't think it's that necessary. I mean, they had a war, they fought. Now they're going back to their world. I don't care if I have an agreement or not. The only thing we'd be asking for is what we were asking for before about we want no nuclear, but we destroyed the nuclear. In other words, that's destroyed. I said Iran will not have nuclear. Well, we blew it up. It's blown up. ट्रंप ने इशारा दिया और ईरान के साथ डील वाला पैकेज तैयार होने वाला। सीएनएन की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ईरान को 30 अरब डॉलर यानी 2,57,000 करोड़ की सहायता दे सकता है। ईरान पर लगे कड़े प्रतिबंधों में ढील दे सकता है और उसके फ्रीज हुए अरबों डॉलर भी रिलीज कर सकता है। लेकिन ईरान क्या चाहता है? क्या ईरान अमेरिका की शर्तों पर डील के लिए राजी होगा? क्या ईरान के सर्वोच्च नेता एटमी प्रोग्राम की जिद छोड़ देंगे? संशय के बाद इसलिए हैं क्योंकि आयतुल्लाह खामेनेई किसी भी कीमत पर झुकने को तैयार नहीं। आज एक्स्ट्रा रिपोर्ट के इस विशेष बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। सोमवार की रात 10 बजे फिर मुलाकात होगी। आपसे अपॉइंटमेंट रहा। तब तक के लिए शुभ रात्रि।